वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकेटिंग कश्मीर ऑन द सिल्क रोड। डियर व्यूअर्स, ये टॉपिक ऐड हुआ है 10th क्लास की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड दुनिया कैसे बनी, कैसे दुनिया में एक जगह होने वाले किसी इवेंट का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, कैसे किसी एक जगह पे होने वाली इन्वेंशन ग्लोबल बनती है, कैसे फूड जो पहले एक जगह में खाए जाते थे, बनाए जाते थे, कैसे वो फ्लो होते हैं, कैसे वो पहुंचते हैं पूरी दुनिया में, और कैसे डिजीजेस, यूरोप की कैटल डिजीजेस कैसे अफ्रीका में पहुंचती है, कैसे इन सारी डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट ग्लोबल बनता है, पूरी वर्ल्ड में फैलता है, ये आप पढ़ चुके हैं। इसी कनेक्शन में कश्मीर के रिलेटेड जो टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है वो है लोकेटिंग कश्मीर ऑन द सिल्क रूट। अब सिल्क रूट जैसे कि आप जानते हैं चाइना से स्टार्ट होते हुए ये कश्मीर के थ्रू पास होता था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सेंट्रल एशिया और फाइनली यूरोप पहुंचता था। ये सिल्क रूट जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरकॉन्टिनेंटल हाईवे था, पाथवे था, जहां से फ्लो होती थे आइडियाज़ के साथ साथ आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड। सिल्क सबसे अहम था, स्पाइसेस भी जो है फ्लो होते थे, खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, इनका कारोबार होता था इस रूट के थ्रू। अब इस रूट में कश्मीर की क्या इंपॉर्टेंस है और कश्मीर हिस्ट्री में ये सिल्क रूट कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। डियर व्यूअर्स, अगर हम बात करें टर्म सिल्क रूट की, तो टर्म सिल्क रूट जो है, ये लफ्ज जो है पहली बार एक जर्मन जियोग्राफर ने दिया था जिसका नाम था एफ वॉन रिक्टोफन। एफ वॉन रिक्टोफन एक जर्मन जियोग्राफर है, उसने सबसे पहली बार ये टर्म दी सिल्क रूट। इसका आइडिया सिल्क रूट तो था ही, ये रास्ता था ही, एक पाथवे था ही पहले से, लेकिन इसको नाम सिल्क रूट किसने दिया? जर्मन जियोग्राफर एफ वॉन रिक्टोफन ने। और इसका नाम सिल्क रूट क्यों है? क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, चीज जो बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, जिसका ट्रेड किया जाता था इस रूट के थ्रू, वो सिल्क था, वो रेशम था। अब ये सिल्क रूट क्या है? ये इंटरकनेक्टेड ट्रांसकॉन्टिनेंटल वेब ऑफ रोड्स है। यानी ट्रांसकॉन्टिनेंटल बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को ज्वाइन करता है, एशिया को, इवन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका को, और वहाँ से यूरोप को कनेक्ट करता है। तो वेब ऑफ रोड्स, बहुत सारे रोड्स थे, वो आपस में जुड़ते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम सिल्क रोड कहते हैं। ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था ये सिल्क रोड। और कश्मीर जो है इसी सिल्क रोड पे एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, एक सेंट्रल इंपॉर्टेंस थी कश्मीर की इसी सिल्क रोड पे, जिसकी वजह से कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बनता है। अब जो रूट था, इसमें एक रूट कोकण काशगर यारखंड लेह श्रीनगर रूट, ये एक अहम रूट था जो मर्चेंट्स, आर्टिजन्स और पिलग्रिम्स और एडवेंचरर्स फॉलो करते थे। यानी मैं फिर से बोलूंगा, जो कोकण काशगर यारखंड लेह श्रीनगर रोड था, यानी ये तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर, सेंट्रल एशिया के थ्रू जो पास होता था, ये वो एक रोड था जो आर्टिजन्स मेनली फॉलो करते थे, मर्चेंट्स फॉलो करते थे, पिलग्रिम्स फॉलो करते थे और एडवेंचरर्स फॉलो करते थे। और जब वो इससे पास होते थे, इस रोड से जब वो चलते थे, वो अपने साथ एक तो स्किल लाते थे, वो अपने साथ क्राफ्ट्स लाते थे, वो अपने साथ नॉलेज लाते थे, वो अपने साथ बिलीफ्स लाते थे, स्किल लाते थे, जिनका कश्मीर की सोसाइटी पे एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा। अब चूंकि काबुल भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, लेकिन काबुल से जो रास्ता गुजरता था वहाँ लुटेरे बहुत ज़्यादा होते थे, वहाँ लुटेरों की ट्राइब्स, कबीले बहुत ज़्यादा थे। एज अ रिजल्ट काबुल सेफ नहीं था इन ट्रेडर्स के लिए, तो वो कश्मीर आते थे। कश्मीर उनके लिए एक रिफिलिंग पोस्ट बना, कश्मीर उनके लिए एक रिफिलिंग पोस्ट बना, जहाँ उनकी एनर्जी बूस्ट होती थी। एज अ रिजल्ट ये कश्मीर में अपने प्रोडक्ट्स बेचते भी थे, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते भी थे। अब जो मेन कमोडिटीज़ इस सिल्क रूट के थ्रू बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, कश्मीर में बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, वो क्या थी? एक तो सिल्क एक्सचेंज होता था, सिल्क का तिजारत किया जाता था, स्पाइसेस, मसालों का, टी, चाय का, इंडिगो, यानी वो इंडिगो जिसे
कपड़ों को डाई किया जाता है, कलर किया जाता है, जेम्स, प्रेशस स्टोन्स, फर यानी पशम जो है, और फाइन कश्मीरी शाल, कश्मीर के शाल जो है उनकी ट्रेड की जाती थी, उनको खरीदा जाता था एंड फाइनली बेचा जाता था डिफरेंट जगहों पे, जब फॉलो करते थे सिल्क रूट को ये ट्रेडर। अब कश्मीर चूंकि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना सिल्क रूट पे, तो लद्दाख जो है वो भी हब बन गया क्रॉस बॉर्डर और लोकल ट्रेडर्स के लिए। यानी जो कश्मीर से, पंजाब से, सेंट्रल एशिया से ट्रेडर आते थे, उनके लिए लद्दाख भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया, क्योंकि ये रास्ता सिल्क रूट का वहाँ से भी गुजरता था। तो लद्दाख से जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी, लद्दाख से जो चीज़ें लाई जाती थी बाहर या वहाँ से ख़रीदी जाती थी, उसमें सिल्क था, पश्मीना था, पश्मीना वूल जो है पश्मीना गोट से हासिल किया जाता है, और साल्ट भी एक्सचेंज किया जाता है लद्दाख के साथ। इसके बाद सिल्क रूट जो है, अगर हम बात करें, ये सिर्फ मर्चेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, यानी यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे और बेचे जाते थे, बल्कि कल्चरल जो बिलीफ्स हैं, जो कल्चर है, ये भी इससे एक्सचेंज होता था, शेयर होता था, कल्चरल एफिनिटीज़ भी शेयर होती थी। लोग वहाँ से आते थे, गुजरते थे, उनके साथ फिलासफर्स भी होते थे, उनके साथ स्कॉलर्स भी होते थे, और उनके साथ रिलीजियस प्रीचर्स भी होते थे। अब चीज़ें तो चाइना से ली गई, वो कश्मीर पहुंची, वो सेंट्रल एशिया पहुंची, वो यूरोप पहुंची, चीज़ों के साथ साथ आइडियाज़ भी पहुंचे, रिलीजन्स भी पहुंचे, कल्चर भी पहुंचा, और बिलीफ्स भी पहुंचे। नए बिलीफ्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, न्यू लिटरेरी जॉनराज, नए जो लिटरेचर है, जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरीज हैं, पोइम्स हैं, नॉवेल्स हैं, सोनेट्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें अब डिफरेंट जगहों पे इंट्रोड्यूस हुई, जो पहले एक जगह पे थी अब ये दूसरी जगह पे पहुंची, इसी सिल्क रोड के थ्रू। जहाँ से ट्रेडर गुजरते थे वहीं से ये स्कॉलर्स, पोइट्स, आर्टिस्ट्स ये भी चलते थे, ये भी सफ़र करते थे, ये भी इन कारवान में शामिल होते थे, और ये भी अपना जो आर्ट है वो दूसरी जगहों पे इंट्रोड्यूस करते थे। म्यूज़िकल स्टाइल्स, विजुअल फॉर्म्स, यानी पेंटिंग वेंटिंग, म्यूज़िक, ये भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा इसी ट्रेड के साथ। रिलीजन्स इंट्रोड्यूस हुए, जैसे इंडिया का बुद्धिज़्म सेंट्रल एशिया में पहुंचा, इंडिया का बुद्धिज़्म चाइना में पहुंचा, अफगानिस्तान में पहुंचा। इकनॉमीज़ जो है वो एक्सचेंज हुई, इकनॉमिक आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, सियासत, पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिकल आइडियाज़ एक्सचेंज होते थे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस सिल्क रूट के थ्रू होता है, सिल्क रूट के थ्रू होता है, वो होता है कि कश्मीर में इस्लाम आता है। कश्मीर में इस्लाम जो आया, वो जो मजहबी प्रीचर थे वो इसी सिल्क रूट के थ्रू आए, चाहे वो कश्मीर के शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह हों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हों, जिन्होंने कश्मीर में इस्लाम इंट्रोड्यूस किया, कश्मीर में इस्लाम सिखाया। वो सब कुछ पॉसिबल तभी हो सका जब ये सिल्क रूट एग्जिस्ट हो रहा था, जब ये कनेक्शन सेंट्रल एशिया और इंडिया के दरमियान, कश्मीर के दरमियान था। इसी सिल्क रूट के थ्रू एक तो ताजिर आते ही थे, दूसरा ये रिलीजियस स्कॉलर्स भी आए। अच्छा, जो आर्ट्स हैं लाइक कैलीग्राफी, यानी खुशनवीसी, जो खुशखती होती है, ब्यूटीफुल राइटिंग का आर्ट होता है, पेंटिंग का आर्ट है, सिल्क और कारपेट वीविंग का आर्ट है, ये भी कश्मीर में आर्टिजन्स ने इंट्रोड्यूस किया समरकंद से। और आप जानते ही हैं ये आर्ट्स जो हैं, ये क्राफ्ट्स जो हैं कश्मीर में सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने इंट्रोड्यूस कराए थे, और सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने आर्टिजन्स को लाया था समरकंद से, सेंट्रल एशिया से, ईरान से उन्हें लाया था। और सेंट्रल एशिया और ईरान का इतना गहरा इम्पैक्ट कश्मीर की कल्चर पे और ट्रेडिशंस पे पड़ता है कि कश्मीर को ईरान सगीर कहा जाता है। ये आपने सुना होगा, ईरान सगीर कश्मीर को कहा जाता है। ईरान सगीर मीन्स छोटा ईरान। ईरान सगीर इसलिए कश्मीर को कहते हैं क्योंकि जो सेंट्रल एशिया और ईरान का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसका एक गहरा असर जो कश्मीर की सोसाइटी में पाया जाता है। चाहे वो कश्मीर में कहवा हो, चाहे वो कश्मीर में वाजवान हो, चाहे वो कश्मीर का समावार हो, ठीक है, ये कश्मीर के जो डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं ये बारो किए गए हैं। ये चीज़ें आई हैं कहाँ से? ईरान से। और कश्मीर का जो इस्लाम है वो भी सेंट्रल एशिया से ही आया है, इसीलिए कश्मीर को ईरान सगीर कहा जाता है।
तो इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है पेज नंबर 59 पे। तो वहाँ एक्टिविटी के नीचे जो टॉपिक ऐड हुआ है वो है द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कहाँ पे ऐड हुआ है, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश इंडिया में पंजाब में प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ब्रिटिश ने बहुत सारी नहरें जो है कंस्ट्रक्ट करवाई, ताकि इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स खोलने के साथ साथ यहाँ एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज हो। अब जम्मू कश्मीर में कौन सी कैनाल्स बनवाई गई ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंसी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में कुछ कैनाल्स ओपन की गई, बनाई गई, जैसे मार्टंड कैनाल है, बसंतर कैनाल है, रणबीर कैनाल है, श्री प्रताप कैनाल है। ये कैनाल बनाने के प्रोजेक्ट्स लिए गए यहाँ पे, और जिनका मकसद ये था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्सपेंड हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाए। तो जो जम्मू कश्मीर की फाल्टरिंग इकोनॉमी थी 1893 में, इसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक लैंड सेटलमेंट बनाई गई। एक शख्स को लैंड सेटलमेंट कमिश्नर बनाया गया जिसका नाम था सर वाल्टर लॉरेंस। ये लैंड सेटलमेंट कमीशन बिठाया गया और उसका हेड जो था उसका नाम था सर वाल्टर लॉरेंस। ये सेटलमेंट कमिश्नर था कश्मीर का। तो सेटलमेंट कमिश्नर जो कश्मीर का था सर वाल्टर लॉरेंस 1893 में ये रिपोर्ट जब सबमिट करते हैं तो ये गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि कश्मीर में पीजेंट्स को ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं है। कश्मीर में ये जो लैंड है वो पीजेंट्स के नाम पे नहीं है, पीजेंट्स को ऑक्यूपेंसी राइट्स दिए जाने चाहिए। और इसके अलावा सर वाल्टर लॉरेंस रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को कि बेगार सिस्टम जो है इसमें कुछ बुरी चीजें हैं, बेगार फोर्स्ड लेबर जो है इसको भी हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा सर वाल्टर लॉरेंस एक और रिकमेंडेशन रखता है कि कश्मीर में जो पीजेंट्स को मुख्तलिफ तरीकों के इलीगल टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिनमें रस्म भी शामिल है, इस रस्म और बाकी गैर कानूनी टैक्सेस को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो ये सारे मेजर्स, हालांकि काफी ये कहना मुश्किल है कि किस हद तक इनको इंप्लीमेंट किया गया। हाँ, अगर इंप्लीमेंट किया गया ठीक ठाक से, दैट मीन्स इनसे कश्मीर के पीजेंट्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया गया। तो ये था कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया। एक तो मार्टन कैनाल, बसंतर कैनाल, रणबीर कैनाल, श्री प्रताप कैनाल यहाँ पे बनवाई गई, कैनाल्स बनवाई गई। और यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कमीशन बिठाया गया जिसका हेड था सर वाल्टर लॉरेंस। सर वाल्टर लॉरेंस जब रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो कुछ रिकमेंडेशंस रखते हैं गवर्नमेंट के सामने कि पीजेंट्स को जमीन के हुकूक दिए जाए और जो बेगार है उसको खत्म किया जाए, और जो इलीगल टैक्सेस हैं जैसे रस्म उसको भी खत्म किया जाए। ये इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ऐड हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल और ट्रेड सप्लाई को एक्सपेंड करने के लिए जम्मू कश्मीर में क्या किया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इस्टेब्लिश किया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, एक रेलवे लाइन बिछाई जाती है जम्मू से सियालकोट तक। तो जम्मू से सियालकोट तक जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है, इससे जम्मू को कनेक्ट किया जाता है सियालकोट पाकिस्तान के साथ। परहैप्स 1905 में यह रेलवे लाइन बिछाई जाती है जम्मू से सियालकोट तक। 1905 में रेलवे लाइन बिछाई जाती है। मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप क्लियर कर लेना यहाँ। तो इसके अलावा ये तो जम्मू को कनेक्ट किया जाता है सियालकोट पंजाब के साथ रेल के थ्रू। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप उठाया जाता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, जैसे मोहरा, MOHRA है यहाँ पे, मोहरा पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है। और एक और जम्मू में पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है 1902 में। इन पावर प्रोजेक्ट्स का मकसद था कि जम्मू में भी, कश्मीर में भी अब पावर सप्लाई लोगों को प्रोवाइड कराई जाए और इंडस्ट्रीज को भी हेल्प होगी यहाँ फिर अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। तो ये पेज नंबर जो है 59 पे ऐड हुआ था अंडर द टाइटल द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स्ड लेबर यानी बेगार के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।